हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आज से स्टार्ट करेंगे हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री को। तो हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं और शुरुआत में हमें देखना है कि हमें अपना मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर किस पोर्शन से हम लोग जो इतिहास है उसके आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जरा देखते हैं। तो देखिए, भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग उनका मत है कि आधुनिक भारत का जो सेगमेंट है उसको कंसीडर किए जाने का, कि कहाँ से एक्चुअल में मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत का इतिहास चालू होता है। तो इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जानी चाहिए प्लासी के युद्ध के बाद से। जब से मतलब प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, तो उसके बाद से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मानी गई है। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1760 ईस्वी जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो काल है उस काल को वहां से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानेंगे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि हमें अगर अपने आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना है तो हमें सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना पड़ेगा जो यूरोपीय हैं उन यूरोपियों के भारत में आगमन से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग अपने जो आधुनिक भारत की शुरुआत है हम लोग वहीं से करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो यूरोपियंस हैं, यूरोप के भिन्न भिन्न जो देश हैं उनसे जो है कंपनियां या वो देश भारत में प्रवेश कर रहे हैं और भारत में व्यापार कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। धीरे धीरे किस तरीके से भारत की जो भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को भी वो लोग सक्रिय कर रहे हैं, भारत में राजनीतिक रूप से भी वो संप्रभुता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग जब देखेंगे यूरोपियंस, तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों यही होगा, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियों का भारत में आगमन। तो अब जब हम लोग जो यूरोपियंस हैं उनके भारत में आगमन की बात करते हैं तो हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। हम लोग एक सीरीज से देखेंगे, एक सीरीज से कि कौन सा देश पहले आया है, उसके बाद कौन आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, जब यूरोपीय भारत में आगमन हो रहा है तो सबसे पहले भारत में आए पुर्तगालीज। सबसे पहले पुर्तगीज भारत में आए। ठीक है, पुर्तगीज के बाद फिर भारत में आते हैं डच। ठीक है, देखिए पुर्तगाली कहां से आ रहे हैं, पुर्तगाली आ रहे हैं पुर्तगाल से। ठीक, डच कहां के थे, डच थे हॉलैंड, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नीदरलैंड कहें। उसके बाद आ रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश, और ये कहां से आ रहे हैं, ये इंग्लैंड से आ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर आए डेनिश। अंग्रेजों के बाद डेनिश आ रहे हैं भारत में, और ये कहां के थे, ये डेनमार्क के थे। ठीक है, और फिर डेनिश के बाद फिर आए दोस्तों फ्रेंच। ठीक है, फ्रांसीसी आए, और ये कहां के थे, ये फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग एक क्रम से देखते हैं सीरियल से, तो सबसे पहले भारत में कोई यूरोपियंस जो सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था, भारत में आया था, वो कौन था, पुर्तगाली थे। उसके बाद डच थे, डच के बाद ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, और उसके बाद फ्रेंच आए। ठीक है, तो देखिए जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, वो हम देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर भारत में आ रहे हैं, यानी कि उनसे पहले भी पुर्तगीज और डच ये भारत में आ चुके थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, इनका प्रभाव, इनकी जो है शक्ति का प्रसार भारत में ज्यादा हुआ। यानी कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं इनका कुछ ज्यादा ही प्रभाव भारत में दिखता है। तो आखिरकार इसका कारण क्या रहा कि हम लोग पुर्तगीज, डच, डेनिश और फ्रेंच का प्रभाव कम देखते हैं और अंग्रेजों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जब पुर्तगीज भारत में आए, डच आए, ठीक है, ये अपना व्यापार करते रहे, व्यापारिक गतिविधियों को करते रहे, साथ में राजनीतिक गतिविधियां करते रहे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत में आ रहे हैं तो अंग्रेजों ने कुछ समय तक तो व्यापारिक गतिविधियों को संचालित किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और अब अंग्रेजों को चूंकि व्यापारिक एकाधिकार चाहिए था, राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना था, राजनीतिक अधिकार चाहिए थे उनको। ठीक है, उनको यानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उनको रेवेन्यू राइट्स के साथ साथ उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी राइट चाहिए थे।
तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो प्रतिद्वंदी थे, जो यूरोपियन प्रतिद्वंदी थे, सबसे पहले उन्होंने उनको भारत से निकालने की योजना बनाई। ठीक है, भारत के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव थे, जो राज्य थे, जो शासक थे, उनसे प्रत्यक्ष रूप से भिड़ने से पहले अंग्रेजों ने अपनी जो शक्ति है उसका विस्तार करने का प्रयास किया, अपनी शक्ति को विस्तार किया। साथ ही साथ उन्होंने जो अपने प्रतिद्वंदी थे, जिनमें पुर्तगीज, डच और फ्रेंच ये प्रमुख रहे, इनसे भी इन्होंने कई सारे मुठभेड़ किए, कई सारे अभियान किए, और कई सारे मुठभेड़ों के बाद, संघर्षों के बाद अंग्रेजों ने आखिरकार पुर्तगीज को, डचों को और फ्रेंच को इनको युद्ध में परास्त करके और भारत से बाहर खदेड़ दिया। रही बात डेनिस की, तो डेनिस के साथ अंग्रेजों का बहुत प्रत्यक्ष कोई इस तरह का संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष नहीं में दिखता। ये डेनिस स्वयं भी जब देखे डेनिस कि हमसे ज्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली ब्रिटिश भारत में स्थापित हो चुके हैं, कुछ शासक, यहाँ के जो लोकल जो शासक हैं वो भी कुछ काफी शक्तिशाली हैं, तो डेनिस समझ गए कि हमारी यहाँ पर दाल गलने वाली है नहीं, तो डेनिस स्वयं ही अपना बोरिया बिस्तर समेट करके और भारत से निकल गए। ठीक है, तो डेनिस के साथ अंग्रेजों का कोई खास संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन इन तीन के साथ जो ब्रिटिशर्स हैं इनका काफी व्यापक पैमाने पर संघर्ष हुआ। साथ ही साथ इन लोगों ने, इन चारों ने ही भारत के जो लोकल जो शासक हैं, जो राज्य हैं, उनसे भी संघर्ष किया। तो उन सभी के बारे में हमें एक विस्तृत अध्ययन हमें इस अपने टॉपिक में करना है कि किस तरीके से पुर्तगीज ने भारतीय शासकों से भी युद्ध लड़ा, किस तरीके से उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार अपने पास समेटे, किस तरीके से राजनीति में इन्होंने हस्तक्षेप किया, और कैसे इनका फिर अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, और आखिरकार बाद में अंग्रेजों ने इन सभी को भारत से बाहर खदेड़ दिया, और अंग्रेज यूरोपियों को खदेड़ करके अब अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने अब भारतीय जो शासक हैं उनकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने भारतीय शासकों के ऊपर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, और इसकी हम लोग शुरुआत देखेंगे भारतीय शासकों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की। जो भारतीय राज्य है उनमें अपना जो प्रभुत्व है स्थापित करने की हम शुरुआत देखेंगे 1757 के जो प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, 1757 के प्लासी युद्ध से अंग्रेजों ने बंगाल को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। अगर 1764 में होता बक्सर का युद्ध, उससे बंगाल के नियंत्रण में आ गया। बंगाल के बाद फिर अंग्रेजों ने मद्रास की ओर अभियान किया, हम देखेंगे मैसूर की ओर अभियान किया, और मैसूर मद्रास वाला जो पूरा क्षेत्र है जिसमें हैदर अली शासन कर रहा था, तो हम देखेंगे कि बाद में फिर आंग्ल मैसूर वार होगा, उससे मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं मराठाओं की ओर। अंग्रेज, अब मराठा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होगा, उस राज्य, उस क्षेत्र में भी अंग्रेज अपना शासन स्थापित कर लेंगे। फिर हम देखेंगे सिखों के साथ अभियान होगा ना, तो आंग्ल सिख वार हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख क्षेत्र थे भारत के, जिसमें अंग्रेजों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत कूटनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित किया। तो पहले आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा कर लेंगे यूरोपियंस का भारत में आगमन, और किस तरीके से ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं इनका अन्य जो यूरोपीय हैं इनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना, इन सबको भारत से बाहर खदेड़ देना। तो आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ यूरोपियंस की बात करेंगे, कैसे भारत में, कैसे भारत से बाहर गए, और सिर्फ अंग्रेज ही आखिरकार भारत में बचे रह गए। ठीक है, और अगले लोकल का टॉपिक होगा, उसमें हम लोग अंग्रेजों ने किस तरीके से अपनी जो शक्ति है उसका विस्तार प्रारंभ किया, किस तरीके से भारतीय राज्यों पर शासन, प्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ किया, उसकी हम लोग बात करेंगे। अपना टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं पुर्तगालियों के, पुर्तगीज के भारत में आगमन से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भारत में पुर्तगीज भारत में प्रवेश कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए क्या था कि 12वीं शताब्दी के आसपास इटली का जो भारत है और जो पूर्वी देश है इनके साथ व्यापार पर इटली का एक तरीके से एकाधिकार था 12वीं शताब्दी से ही। ठीक है, मतलब 12वीं शताब्दी से ही इटली का भारत और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है इनके साथ व्यापार पर एक एकाधिकार था, और इटली जो है व्यापारिक मार्ग से भी और स्थलीय मार्ग से भी भूमध्य सागर होते हुए और इधर आपका फारस की खाड़ी होते हुए अरब प्रायद्वीप से व्यापार को कर रहा था, और यहाँ से भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से माल को ले जा करके और यूरोप में बेच रहा था। ठीक है,
तो इससे इटली ने क्या किया था, एक अपार संपदा अर्जित की थी, बहुत ही अधिक मुनाफा कमा रखा था इटली ने। और इटली का जो वेनिस है वो उस समय व्यापार का एक केंद्र बन चुका था, बहुत ही समृद्धशाली, बहुत ही जो है प्रभावशाली क्षेत्र बन चुका था इटली का वेनिस। ठीक, उसी समय जो अरब हैं, अरब भी इस व्यापार में शामिल थे। यहाँ से जो है मतलब अरब एक तरीके से मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे। जो भी भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो माल है वो अरब लेकर के जाते थे और फिर मिस्र के तट पर, ठीक है, लाल सागर होते हुए, और मिस्र में फिर वो क्या करते थे, वो सामानों की अदला बदली करते थे। और जो अरब हैं वो इटली के व्यापारियों को सामान वहां पर दे देते थे। ठीक, और इटली के व्यापारी फिर भूमध्य सागर होते हुए और इटली में वेनिस को उन्होंने केंद्र बना रखा था और वहां से माल को ले जाते थे, वेनिस में डंप किया जाता था और फिर वेनिस से वो माल जो है इटली से निकल करके और यूरोप के बाकी देशों तक जाता था। इस तरीके से हम देखेंगे कि 12वीं शताब्दी के आसपास का जो दौर है उस समय जो अरब है और जो इटली है, इसने भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करके एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रखा था। अब जब पुर्तगालियों की नजर पड़ी कि इटली तो दिन प्रतिदिन समृद्ध होता चला जा रहा है, तो इसके कारण का पता लगाया। कारण का पता चला कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से इटली काफी ज्यादा व्यापार कर रहा है, वहां से माल को लेकर के आ रहे हैं, जिनमें से मसाले प्रमुख होते थे, और उन माल को ले जा करके और जो यूरोप के जो अदर देश है उनको इटली बेच रहा है, सेल कर रहा है, उनके साथ व्यापार कर रहा है। तो अब पुर्तगालियों की नजर भी भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार पर लग गई, क्योंकि अब पुर्तगाली जो है, जो पुर्तगीज हैं, ये भी अब भारत के साथ व्यापार करके और समृद्धशाली होना चाह रहे थे, धन कमाना चाह रहे थे। ठीक है, उसी समय देखिए पुर्तगाल में जो पुर्तगाल के राजकुमार थे जिसका नाम था हेनरी, तो हेनरी ने क्या किया कि हेनरी ने अपने देश के जो प्रसिद्ध नाविक वगैरह थे उन सबको बुला करके और उसमें घोषणा की कि अब हम भी भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करेंगे। अब व्यापार करने के लिए चूंकि जो मार्ग था, उस मार्ग में तो इटली और अरब का जो अरेबियंस है उनका जो है एक तरीके से प्रभुत्व था, उस क्षेत्र में उन लोगों ने कब्जा कर रखा था। इसलिए पुर्तगाल के लिए ये आवश्यक था कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक नए मार्ग की खोज की जाए, जिससे कि इटली और जो अरब है उससे इनको संघर्ष न करना पड़े, उनसे इनको अनुमति न लेनी पड़े, कोई टैक्स न देना पड़े। तो अब इस दिशा में जब हेनरी ने घोषणा की कि भारत के साथ और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक नए मार्ग की खोज की जाए, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। एक व्यक्ति है जिसका नाम है, मतलब नाविक ही है, बार्थोलोम्यू डियाज। तो ये जो व्यक्ति है ये 1487 ईस्वी में ये क्या करता है, पुर्तगाल से अपने जो जहाजी बेड़ा है लेकर के निकलता है और ये अफ्रीका के पश्चिम से होते हुए और अफ्रीका के दक्षिण तक यानी कि केप ऑफ गुड होप तक ये आता है। ठीक है, जो बार्थोलोम्यू डियाज है ये क्या करेगा, यूरोप से निकलेगा पुर्तगाल से और अफ्रीका के ये पश्चिम से होते हुए और ये यहाँ पे अफ्रीका के पश्चिम से होता हुए और ये यहाँ तक आएगा, यानी केप ऑफ गुड होप तक आएगा। केप ऑफ गुड होप आने के बाद ये अगले साल ही तुरंत ही 1487 में आता, अगले साल 1488 ईस्वी में ये वापस से पहुंच जाएगा कहाँ, पुर्तगाल। और पुर्तगाल जाने के बाद ये इस मार्ग के बारे में बताता है अपने जो राजकुमार है हेनरी को। ठीक है, चलिए ठीक, अब जो है जब ये बार्थोलोम्यू डियाज अगले साल 1488 में लिस्बन पहुंच करके, राजधानी पुर्तगाल लिस्बन पहुंच करके और हेनरी को इस मार्ग के बारे में बताएगा, तो इससे प्रेरित होकर के और फिर 1498 ईस्वी में भाई, अब चूंकि इसने कुछ खोज तो कर ही ली थी कि एक मार्ग ऐसा भी है कि अगर हम यहाँ से चलेंगे अफ्रीका के पश्चिम तक से होते हुए, पश्चिमी जो समुद्र से होते हुए अगर हम चलेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, केप ऑफ गुड होप पहुंच जाएंगे और फिर वहां से हम अरब सागर होते हुए और कहाँ पहुंच जाएंगे, हम भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो
कुछ हद तक इसने तो बता ही दिया था कि हिंद महासागर होते हुए हम कहाँ जा सकते हैं, यानी गिफ्ट केप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर होते हुए और फिर अरब सागर से हम भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच सकते हैं और वहां से हम आराम से जो है जो व्यापारी जो माल है उसको लेकर के और इसी रास्ते से हम वापस आ सकते हैं। तो इससे ही प्रभावित होकर के 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक, इससे ही प्रभावित होकर इसी रास्ते का जब इसे पता लगता है तो जो वास्को डी गामा है 1498 ईस्वी में इसी रास्ते से भारत पहुंचता है। देखिए 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा क्या करेगा, भारत पहुंच जाएगा। ठीक है, और भारत में वास्को डी गामा कहां पहुंचेगा, पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचेगा। ठीक है, वास्को डी गामा कहां पहुंचेगा, पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पहुंचेगा। उस समय कालीकट पे शासन चल रहा था, एक शासक था जिसका नाम था जमोरिन। ठीक है, जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचता है तो उस समय शासन था कालीकट पे जमोरिन नामक एक व्यक्ति का। जमोरिन को जब पता चलता है कि एक कोई ब्रिटिश एक जो यूरोपियन व्यापारी आया हुआ है तो जमोरिन इसका अच्छी तरीके से स्वागत वगैरह करता है। ठीक है, बुलाकर सम्मानित करेगा, स्वागत करेगा। और जब वास्को डी गामा वापस जाने लगेगा तो ये इस कालीकट और इसके आसपास वाले क्षेत्रों से ये मसालों को लेकर के और पुर्तगाल जाता है। ठीक, तो अब क्या है, यहाँ का जो कालीकट वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो आपका केरल वाला क्षेत्र है, ये फेमस था अपने काली मिर्च वगैरह के उत्पादन के लिए, काली मिर्च दालचीनी वगैरह के उत्पादन के लिए, मसालों की। तो यहाँ से ये अपने जहाज में और काली मिर्च दालचीनी वगैरह भर करके और फिर वापस से कहाँ जाएगा, पुर्तगाल जाएगा। और ये वहां पर जाकर के और तकरीबन 40 गुना ज्यादा मुनाफा कमाता है। ठीक है, पुर्तगाल जब पहुंचेगा और वहां पे अपने उस माल को बेचेगा तो उसको लगभग 40 गुना मुनाफा होता है। अब इस 40 गुना मुनाफा जब होता है तो पुर्तगाल का जो शासक है, जो पुर्तगालीज हैं, इनकी आंखें बिल्कुल चक्की रह जाती है कि यार इतना ज्यादा भी मुनाफा कमाया जा सकता है भारत से व्यापार करके। तो अब हम देखेंगे कि अब जो पुर्तगाली हैं, अभी तक तो सिर्फ वास्को डी गामा एक तरीके से रास्ते की खोज करने आया था और रास्ते की खोज करने आया तो उसने सोचा चलो रास्ते का खर्च निकाल लेते हैं, तो माल लेकर के ऐसे चला गया यूं ही और 140 गुना मुनाफा हो गया। तो अब जो पुर्तगाल का जो शासक है अब वो सोचता है कि क्यों ना अब हम, जब हमें रास्ते का पता चली गया है, इटली का और अरबों से भी हमें संघर्ष का कोई खतरा नहीं है, तो क्यों ना हम इसी रास्ते से हम भारत के साथ व्यापार करें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1498 ईस्वी में ही एक कंपनी की स्थापना की जाती है, इसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी की स्थापना क्यों की जाती है, इस कंपनी की स्थापना की जाती है भारत और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं इनके साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्या हो रहा है कि 1498 ईस्वी में ये वास्को डी गामा तो भारत आ गया, सॉरी पुर्तगाल वापस चला गया भारत से माल लेकर के। 1500 ईस्वी में ही 1500 ईस्वी में जो पुर्तगाल का जो शासक है वो एक व्यक्ति, इसका नाम था अल्वरीज कैब्राल। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्वरीज कैब्राल। ठीक है, अल्वरीज। 1500 ईस्वी में क्या हो रहा है कि जो हेनरी है पुर्तगाल का जो राजकुमार है वो अल्वरेज कैब्राल को, जो एक नाविक था और इसके नेतृत्व में एक बड़ा जहाजी बेड़ा भारत भेजता है। तकरीबन 1200 लोग थे उस जहाजी बेड़े में। ठीक है, और ये अल्वरेज कैब्राल जब निकलता है, अल्वरेज कैब्राल, तो इसके नेतृत्व में जो नाविकों का जो समूह था वो भी कहां पहुंच जाता है, वो भी इसी कालीकट बंदरगाह पहुंचेगा। ठीक, ये अल्वरेज जो कैब्राल है ये भी कहां पहुंचेगा, इसी कालीकट बंदरगाह पहुंचेगा। ठीक, वहां पे देखिए पहले भी एक बार कालीकट में आ चुका है वास्को डी गामा, जमोरिन से उसके ठीक ठाक संबंध हो गए थे, कोई ऐसे संघर्ष की स्थिति थी नहीं। लेकिन जब अल्वरेज कैब्राल आता है तो ये सोचता है कि कब तक हम ये जमोरिन से, जो जमोरिन है इससे ही हम लोग अनुमति लेकर के और फिर जमोरिन की इच्छा के अनुसार ही हम माल लेकर के यूरोप जाएंगे। तो ये अल्वरेज कैब्राल बहुत ज्यादा फायदा कमाने की उद्देश्य से ये क्या सोचता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस पूरे क्षेत्र पे, कालीकट वाले क्षेत्र पे अधिकार स्थापित कर लिया जाए, और अगर अधिकार स्थापित कर लेंगे तो जमोरिन की सत्ता खत्म हो जाएगी और फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे।
यहाँ से हम जितना अधिक चाहेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम लोग माल ले जा करके और यूरोप ले जाने के लिए हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अल्ब्रेच केब्रॉल क्या करेगा, इस कालीकट जो जगह है इस पर आक्रमण कर देगा, इस पर क्या करेगा, संघर्ष करेगा चमोरिन के साथ। लेकिन इस संघर्ष में अल्ब्रेच केब्रॉल क्या हो जाएगा, परास्त हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अल्ब्रेच केब्रॉल जब परास्त हो गया तो इसको फिर 1501 ईस्वी में ही इसको वापस आना पड़ा। जो भी थोड़ा बहुत यहाँ से सामान वगैरह इसको मिला वो सब लेकर के, और ये 1501 ईस्वी में वापस कहां चला जाएगा, लिस्बन चला जाएगा। ठीक, अब जो है यहां पर संघर्ष तो हार गया, जो भी वस्तु मिली इसको लेकर के वापस चला जाएगा। जब वापस जाएगा तो जितनी वस्तु ये लेके गया था उससे ही इसको काफी अधिक मुनाफा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जबकि बहुत ज्यादा वस्तु नहीं लेके जा पाया था, लेकिन जितना भी सामान लेकर गया, माल लेकर गया, उसके ही व्यापार से इसने काफी अधिक मुनाफा कमाया। तो अब जो है जो पुर्तगाल का जो शासक है वो सोचेगा कि अब किसी न किसी तरीके से भारत में पहुंचा जाए। ठीक है, शुरुआत में हम राजनीतिक रूप से वहां पर सत्ता स्थापित नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, व्यापारिक रूप से वहां पर पहले सुदृढ़ हो जाएंगे। ठीक है, व्यापार करने की हम लोग किसी तरीके से वहां पर अनुमति प्राप्त कर लें। तो अब 1501 ईस्वी में जब अल्ब्रेच केब्रॉल वापस चला गया तो 1501 ईस्वी में ही 1501 में ही वास्को डी गामा को फिर से वापस भारत भेजा गया। 1501 में क्या किया जा रहा है, वास्को डी गामा को फिर से वापस भेजा गया। और वास्को डी गामा जब भारत आता है तो फिर वास्को डी गामा 1503 ईस्वी तक भारत में रहता है। ठीक है, अपने रिश्तों को जमोरिन के साथ फिर से सुधारता है, यानी कि पुर्तगाल के जो रिश्ते हैं इसको जमोरिन के साथ फिर से सुधारा जाता है। कहता है कि वो अल्ब्रेच केब्रॉल पागल आदमी है और वो जो है फालतू में से झगड़ गया, ये वो मतलब पुर्तगाल के शासक की तरफ से ये इससे एक तरीके से माफी मांगने की प्रयास करता है। ठीक है, इसको समझाने का प्रयास करता है कि जो है ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ठीक, आखिरकार क्या होता है, जमोरिन के साथ वास्को डी गामा के जो रिश्ते हैं वो फिर से सही हो जाते हैं और ये वास्को डी गामा 1501 से 1503 तक भारत में रहता है और फिर 1530 में ये वापस लिस्बन जाता है और अपने साथ ये पूरा का पूरा जो अपनी फ्लीट लेके आया था, जो जहाजों का बेड़ा लेकर के आया था, वो पूरा भर के लेके जाता है भारतीय माल, भारतीय जो वस्तुएं उससे, जिसमें जो है हाथी दांत प्रमुख होते थे, विलासिता की अन्य वस्तुएं हो गई आपका। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि मीट मसाले, ये सारी वस्तुएं ले जा करके और फिर 1503 में वास्को डी गामा वापस से पहुंचेगा पुर्तगाल। 1503 में वास्को डी गामा वापस पहुंचेगा और फिर से इस माल को बेचेगा, अच्छा खासा मुनाफा कमाएगा। ठीक है, लेकिन अब इससे ये जो 2-3 बार ये आए, अल्ब्रेच केब्रॉल आया, वास्को डी गामा आया, अब इससे एक बात ये स्पष्ट हो गई थी कि भारत के साथ व्यापार करना काफी अधिक मुनाफा वाला है। अगर भारत से और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से अगर व्यापार किया जाएगा तो क्या कर सकते हैं, पुर्तगाल जो है वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकता है और यूरोप में भी अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से सुदृढ़ कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं अब इसके बाद की घटना क्या होगी। हमें इसके दोस्तों 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो बार्थोलोमेव डियाज को याद रखना है, जो कि सबसे पहले केप ऑफ गुड होप तक आया था और फिर केप ऑफ गुड होप तक के इसने रास्ते का पता लगाया था। ठीक है, उसके बाद ये हमको अल्ब्रेच केब्रॉल को याद रखना है और इसी अल्ब्रेच केब्रॉल के साथ ही बार्थोलोमेव डियाज भी भारत आया था। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बार्थोलोमेव डियाज भारत आया था या नहीं आया था, तो ये आपको नहीं कहना कि नहीं वो भारत नहीं आया था, सिर्फ वो अफ्रीका तक ही रह गया था। वो 1488 में तो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर के पुर्तगाल गया था, लेकिन 1500 ईस्वी में वो अल्ब्रेच केब्रॉल के साथ वापस भारत आया था। ठीक है ना, बार्थोलोमेव डियाज। तो ये हमको देखना है कि दोनों ही भारत आए हुए थे। ठीक, चलिए अब आगे हमें देखना है आगे क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसे जो पुर्तगीज हैं ये अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पुर्तगाली जो उपनिवेशवाद है उसके विकास के हम लोग कुछ चरणों में हम लोग बांटेंगे। जो पुर्तगाली जो उपनिवेशवाद है, इन्होंने भी उपनिवेश स्थापित किया था। जो पुर्तगाली उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद के प्रमुख चरण हम लोग देखेंगे। हम लोग प्रमुख चरणों में इसको बांट के पढ़ेंगे। ठीक, और जब प्रमुख चरणों की बात करें तो इसको हम लोग 3 चरणों में बांटेंगे।
इसको हम लोग दोस्तों 3 चरणों में बांट के पढ़ेंगे। पहले चरण में हम लोग बात करेंगे 1498 ईस्वी से लेकर के और 1505 ईस्वी तक को। दूसरे चरण में हम लोग बात करेंगे 1505 से लेकर के और 1509 तक को, ठीक है। और तीसरे चरण में हम लोग बात करेंगे 1509 से और फिर आगे तक का पूरा, 1509 से आगे। तो हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों के द्वारा भारत में उपनिवेशवाद स्थापित करने के 3 चरण हम लोग देखेंगे, 1498 1505, 1505 से 1509 और फिर 1509 से आगे का चरण। तो देखिए 1498 से 1505 तक का जो चरण है, इसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब इस चरण को एक तरीके से कंडीशनल ट्रेड नाम से जाना जाता है। इस चरण को कंडीशनल ट्रेड नाम से जाना जाता है। 1498 से 1505 का जो चरण है, इसको कंडीशनल ट्रेड के नाम से जाना जाता है, यानी कि सशर्त व्यापार, यानी कि इस चरण को सशर्त जो है व्यापार, यानी कि इस पूरे चरण में 1498 से 1505 का जो पूरा चरण था, इसमें जो पुर्तगालीज हैं, ये भारत के जो लोकल स्थानीय जो शासक थे, उनसे क्या करते थे, उनसे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करते थे और उनके टर्म एंड कंडीशन पर, उनकी शर्तों के आधार पर क्या करते थे ये लोग जो पुर्तगालीज हैं, ये केवल व्यापार करते थे। यानी कि इस समय इन्होंने अपने साम्राज्य को, अपना जो राजनीतिक मतलब राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थिर करने का प्रयास नहीं किया, ना ही इन्होंने जो है क्या किया, ना ही ऐसा इन्होंने कोई भी संघर्ष करने की कोशिश की। ये सिर्फ क्या कर रहे थे इस समय, ये लोग जो स्थानीय जो शासक है उनसे उनके शर्तों के अनुसार उनसे अनुमति प्राप्त करके और क्या कर रहे थे, लोग ट्रेड कर रहे थे, ये लोग केवल व्यापार कर रहे थे। तो इसको हम लोग कंडीशनल ट्रेड पॉलिसी के नाम से जानते हैं, यानी कि सशर्त व्यापार नीति के नाम से इस वाले चरण को हम लोग को जाने। ठीक, इसमें प्रमुख चीजें क्या क्या हुई ये हम लोग देख लेंगे। जैसे कि इसमें व्यापार करना, ट्रेड, इसमें जो हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें चीजें हुई। इसमें व्यापार, इन्होंने व्यापार करना शुरुआत किया, पुर्तगाली जो है ये ट्रेड करना, इस वाले जो ये वाला इरा है इसमें ट्रेड, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग इसी वाले इरा में इन्होंने व्यापारिक कोठियां यानी कि वेयर हाउस बनाना शुरू किए, और जिसकी शुरुआत उन्होंने की 1503 में कोचीन में, 1503 में कोचीन में इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की और 1505 ईस्वी में कन्नौज में। इस चरण में देखेंगे हम क्या हमने देखा क्या क्या हुआ, यानी कि इन लोगों ने व्यापार करना प्रारंभ किया। इस चरण में व्यापारिक कोठियां स्थापित करनी प्रारंभ की। व्यापारिक कोठियां एक तरीके से क्या है, एक तरीके से व्यापारिक कोठियों को हम कहेंगे वेयर हाउस, जहां पर मतलब माल को पूरे भारत से माल इकट्ठा किया और एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, डंप कर दिया, और फिर वहां से उस माल को जहाज में लाद करके कहां ले गए, यूरोप ले गए। तो व्यापारिक कोठियों को एक तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, एक तरीके से हम वेयर हाउस कहेंगे, ठीक है ना, एक तरीके से हम लोग गोडाउन कहेंगे इनको, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसी वाले चरण में पुर्तगालियों ने जो भारतीय शासक है उनके आपसी कलह का लाभ उठाने का प्रयास किया और इन्होंने एक नीति का अनुसरण किया। देखिए ये जो लोग जब भारत आए तो इनको पता चल गया कि जो स्थानीय जो शासक हैं ये क्या है, आपस में झगड़ रहे हैं, इनमें आपस में आपसी कलह है। तो इन्होंने क्या किया कि जो स्थानीय शासक है उनके आपसी कलह का लाभ उठाने का प्रयास किया और इन्होंने एक नीति चालू की। इन्होंने कहा कि शत्रु का शत्रु जो है हमारा मित्र होगा, यानी कि अगर दो राज्य हैं आपस में उनका बीच में डिस्प्यूट है तो क्या करते थे, वो जो दूसरा जो राज्य था उससे जाकर दोस्ती कर लेते थे और फिर क्या कहते थे कि ये जो सामने वाला देश है ये आपका भी शत्रु है, इसलिए हमारा भी शत्रु हुआ। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस नीति का अनुसरण करके इन्होंने जिससे दोस्ती की थी उस वाले शासक से इन्होंने व्यापारिक अधिकार लेने चालू कर दिए। तो ये सारी नीतियां इनकी किस लिए थी, व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने की। तो हम देखेंगे इसमें इन्होंने क्या किया, व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने चालू किया, व्यापारिक अधिकार, ठीक है ना, यानी शत्रु का शत्रु मित्र की इन्होंने एक नीति अपनाई और इन्होंने व्यापारिक अधिकार लेना चालू कर दिए, व्यापारिक कोठियां बनाई। इसी को ऐसे हमने क्या कहा, कंडीशनल ट्रेड पॉलिसी कहा। ध्यान देना, आपसे पूछ सकता है यूपीएससी में, अच्छा क्वेश्चन है कि कंडीशनल ट्रेड जो पॉलिसी है वो जो है किस इरा में, किस दशक में या मतलब किस समय में, कौन सा पीरियड था जिसमें इन्होंने कंडीशनल ट्रेड पॉलिसी अपनाई। ठीक, चलिए अगले की हम बात करते हैं।
1505 से 1509 का जो इरा था, जो इस समय था, इसको किस नाम से जाना गया? इसको कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। किस नाम से जाना गया दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, देखिए 1505 में क्या होता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मोडा नाम का एक व्यक्ति पुर्तगाल से भारत भेजा जाता है और भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनाया जाता है वो। ठीक, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये क्या है? ये गवर्नर जनरल बना करके भारत दिया जाता है। ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनाया जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एक नीति का अनुसरण करता है और वो नीति कौन सी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि नीले पानी की नीति। अब ये दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को ही शांत जल की नीति भी कहा जाता है। इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को दोस्तों शांत जल की नीति भी कहा जाता है। देखिए क्या था, जब फ्रांसिस्को डी अल्मोडा जब भारत आया तो ये देखता है कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, जो हिंद महासागर वाला जो रूट है, उस पर एक तरीके से पूरा अधिकार स्थापित हो चुका है इटली के व्यापारियों का और जो अरब के जो व्यापारी हैं। भाई अरब के व्यापारी इस समय काफी ज्यादा समृद्धशाली हो चुके थे, क्योंकि अरब क्या था? एक तरीके से मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था। यूरोप के और भारत तथा जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, उन दोनों के बीच का जो व्यापार है उसमें बीच में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था। इसलिए अरब जो है बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रहे थे अरब से। तो अरबों का पूरी तरीके से प्रभुत्व स्थापित हो चुका था हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, और वो एक प्रमुख मार्ग हुआ करता था क्या? यूरोप से भारत के और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनके व्यापार का बहुत ही बढ़िया क्या होता था? बहुत ही बढ़िया ये एक रूट था। तो अब जब ये फ्रांसिस्को डी अल्मोडा जब भारत आता है तो ये अब ये सोचता है कि क्यों ना हम ये जो दक्षिणी जो हिंद महासागर वाला जो रूट है इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लें, क्योंकि अगर इस पर अधिकार स्थापित हो जाएगा तो फिर हमको पूरा घूम के हम जो केप ऑफ गुड होप होकर के हम जाते हैं तो हमको यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? अरब सागर से और फारस की खाड़ी होते हुए और हम निकल जाएंगे अपना आराम से जो है, फिर स्थल मार्ग से होते हुए फिर भूमध्य सागर में उतर करके और पहुंच जाएंगे इटली, मतलब पुर्तगाल पहुंच जाएंगे भूमध्य सागर होते हुए। तो इसने जो है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने अब एक नीति बनाई और उस नीति का एक पॉलिसी का नाम दिया ब्लू वाटर पॉलिसी। और इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हम देख लेंगे, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है, काफी अच्छा पॉइंट है। आपसे ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में बहुत बार पूछ चुका है कि पुर्तगालीज की ब्लू वाटर पॉलिसी आखिरकार है क्या। ठीक, तो हमें ध्यान देना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मोडा इसका जनक था। इस पॉलिसी को इसने दिया फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। किस इरा में? 1505 से 1509 का इरा था। इसी समय फ्रांसिस्को डी अल्मोडा क्या था? भारत में गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। और इस पॉलिसी के अंतर्गत था क्या? इस नीति के अंतर्गत हिंद महासागर का जो क्षेत्र है जिसमें अरबों का प्रभुत्व है, अरबों का एक तरीके से अरब जो है उस पूरे क्षेत्र को नेतृत्व कर रहे हैं, तो अरबों को हटा करके और पुर्तगालियों के नेतृत्व को प्रभुत्व को स्थापित करना। ठीक है, चलिए अब देखिए 1508 से 9 के इरा में क्या हो रहा है। इसने इस पॉलिसी को लॉन्च किया और 1508 से 9 के इरा में इसने फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने जो गुजराती हैं, टर्की हैं और जो इजिप्ट के जो व्यापारी हैं उनको इस क्षेत्र से खदेड़ दिया। ठीक, क्योंकि देखिए पुर्तगालियों की जो नौसेना है वो भी काफी ज्यादा संगठित थी, काफी अच्छी नौसेना थी, तो इसने इनको उस नौसेना का लाभ भी मिला। और जो हिंद महासागर वाले रूट से जो टर्किश थे, इजिप्ट के जो व्यापारी थे, ठीक है, मिस्र के जो व्यापारी थे, जो अरेबियन जो अन्य व्यापारी थे, उनके जहाजों को इन्होंने क्या किया? हिंद महासागर में ही उन जहाजों को नष्ट करना चालू कर दिया, उन जहाजों को लूटना चालू कर दिया। और उस पूरे क्षेत्र से इन्होंने ये जो अपने टर्की थे, इजिप्ट थे और जो गुजराती जो व्यापारी थे उनको पूरी तरीके से हटा दिया। और उसके बाद उन्होंने हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है उसके व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो देखेंगे हम इस पॉलिसी का लाभ क्या हुआ। इस पॉलिसी का दोस्तों लाभ हुआ कि हिंद महासागर
हिंद महासागर में एकाधिकार स्थापित हो गया, एकाधिकार स्थापित। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी से क्या हुआ, अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का लाभ क्या हुआ, बेनिफिट क्या मिला पुर्तगालीज को, तो बेनिफिट इनको यही मिला कि हिंद महासागर का जो पूरा ट्रेड रूट था उस पर, यानी पूरे हिंद महासागर में पुर्तगालियों का एक तरीके से व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हो गया। अब जो पुर्तगालीज ही केवल उस वाले रूट से अपने माल को ले जा सकते थे, और बाकी जो अरेबियंस वगैरह थे, जो अदर जो यूरोपियंस थे, वो टैक्स दे करके उस क्षेत्र से गुजरेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 1509 से आगे का क्या है। देखिए 1509 से आगे का अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम देखते हैं कि इसको साम्राज्यवादी नीति का कहा गया। इसको क्या कहा गया, इस नीति को साम्राज्यवादी नीति के नाम से जाना गया। इस चरण की जो नीति है, इस चरण की नीति को दोस्तों कहा गया साम्राज्यवादी नीति का चरण। देखिए पहले तो सिर्फ क्या था, कंडीशनल ट्रेड पॉलिसी, सिर्फ व्यापार। दूसरे में इन्होंने क्या किया, उस व्यापार को ही और अधिक बढ़ाने के लिए और व्यापार में एकाधिकार स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए। अभी देखिए राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कहीं पे भी साम्राज्य को बढ़ाने की बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने क्या किया, पहले तो व्यापार में स्थापित हुए, फिर व्यापार से अन्य दूसरे जो इनके कंपटीटर थे, जिनमें अरब थे, तुर्की थे, इजिप्शियंस थे, इन सबको हटाया और हिंद महासागर में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, अभी सिर्फ व्यापार की बात चल रही है। आगे 1509 में क्या हुआ, 1509 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, इसकी जगह पर अल्बुकर्क को गवर्नर जनरल बुला के भारत भेजा जाता है। अल्बुकर्क, ठीक है। 1509 में क्या होता है, 1509 में अल्बुकर्क गवर्नर जनरल बनाया जाता है और अल्बुकर्क को गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा जाता है। अल्बुकर्क जब भारत आता है तो अल्बुकर्क कहता है कि कब तक हम लोग सिर्फ व्यापार करते रहेंगे, या जो लोकल वहां के रूलर्स हैं उनसे परमिशन लेके हम व्यापार करेंगे, क्यों ना हम क्या करें, हम अपने साम्राज्य का विस्तार करना चालू करें। ठीक, और हम एक तरीके से प्रत्यक्ष उपनिवेश स्थापित करना चालू करते हैं भारत में। तो अब अल्बुकर्क की ही नीति है साम्राज्यवादी, यानी साम्राज्य के प्रसार की नीति। ठीक, तो अब अल्बुकर्क क्या करेगा, गवर्नर जनरल के बाद, गवर्नर जनरल बनने के बाद अल्बुकर्क अब भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसकी जब हम लोग साम्राज्यवादी प्रसार की जब नीति देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें देखना जरूरी है 1510 को। देखिए 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क क्या करेगा, गोवा पर अधिकार कर लेगा। ठीक है, अल्बुकर्क क्या करेगा, देखिए अभी तक किसी भी गवर्नर जनरल ने या पुर्तगालियों ने अभी तक भारत के किसी क्षेत्र पर अधिकार स्थापित नहीं कर पाए थे। लेकिन 1510 में क्या हो रहा है, अल्बुकर्क जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है तो अल्बुकर्क ही पहला वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, देखिए अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए कि अल्बुकर्क किस नंबर का गवर्नर जनरल था, तो देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर जनरल था। लेकिन अगर भारत में साम्राज्य स्थापित करने की बात कर ली जाए, भारत में अगर बात की जाए कि साम्राज्य को, साम्राज्यवादी नीति का प्रसार करने में कौन सा नंबर का ये गवर्नर जनरल था, तो पहला था। ठीक, 1510 में क्या हो रहा है, गोवा पर अधिकार स्थापित किया गया। देखिए उस समय गोवा पर जो प्रशासन था, गोवा जो है बीजापुर में एक वंश था जिसका नाम था आदिल शाही वंश। ठीक, तो गोवा के आदिल शाही वंश के अंडर में क्या था, मतलब बीजापुर का जो आदिल शाही जो वंश है उसके ही अंडर में था गोवा। तो अब 1510 ईस्वी में ये अल्बुकर्क क्या करेगा कि बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह से, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क और यूसुफ आदिल शाह, इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच में युद्ध होगा और इस युद्ध में अल्बुकर्क जीत जाएगा और अल्बुकर्क क्या कर लेगा, 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पूछ लेगा आपसे कि अल्बुकर्क जब गोवा पर आक्रमण करता है उस समय गोवा पर किस वंश का शासन चल रहा था, तो आदिल शाही वंश का शासन चल रहा था और उसका शासक कौन था, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है ना, ये बीजापुर के नियंत्रण में था गोवा, ये भी आपको ध्यान देना है। बीजापुर के, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से इसका आक्रमण युद्ध होता है। ठीक है, और गोवा पर अधिकार स्थापित कर लेता है।
ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क क्या करेगा, मलक्का पर अधिकार कर लेगा। देखिए मलक्का क्या था, वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए मलक्का पर अधिकार करना जरूरी था। तो अब क्या होगा, 1511 ईस्वी में 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार हो जाएगा। ठीक है, 1511 में मलक्का पर अधिकार हो जाएगा। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क देखिए चूंकि साम्राज्यवादी प्रसार की नीति का अनुसरण करता था, साम्राज्यवादी प्रभाव का था, तो साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। 1515 ईस्वी में ये हरमुज पर अधिकार कर लेगा। हरमुज पर अधिकार करना क्यों जरूरी था, ताकि जो अरब के जो व्यापारी हैं उनको पूरी तरीके से भारत के व्यापार से हटा देना। तो मलक्का जरूरी था क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सीधे कॉन्टेक्ट बनाना था। ठीक, हरमुज को जरूरी था ताकि जो अरब के जो व्यापारी हैं उनको पूरी तरीके से हटा देना। ठीक है, तो ये हरमुज जो कि फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है हरमुज, तो इसी वजह से हरमुज पर अधिकार स्थापित किया अल्बुकर्क ने कब, 1515 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अल्बुकर्क ने एक काम और किया कि इसने जो है कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क का ही कार्य था। देखिए ये हम लोगों ने 1516 से आगे की देखी। इस अल्बुकर्क का हम लोग एक कार्य और देखेंगे, इसने कोचीन को मुख्यालय बनाया, यानी कि कोचीन को इसने क्या किया, पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बना दिया। और अब सारी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, अब एक कोचीन से संचालित की जाएंगी। ठीक, चलिए अच्छा अल्बुकर्क में देखिए अब चूंकि ये साम्राज्य का प्रसार करना चाह रहा है, इसलिए अपनी जो साम्राज्यवादी नीति है इसको बढ़ाने के लिए ये अब अपनी सेना का भी संगठन करना चालू कर देगा। सेना को भी मजबूत बनाने का प्रयास करेगा और सेना को मजबूत बनाने के लिए ये अल्बुकर्क क्या करेगा कि अपनी सेना में हिंदुओं को भी शामिल करना चालू कर देगा। ठीक, तो अगर कभी पूछा जाता कि किन यूरोपियों ने सबसे पहले अपनी सेना में हिंदुओं को भी शामिल करना चालू किया, तो हम क्या बात करेंगे, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों में भी कौन सा गवर्नर जनरल था, तो अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, अपनी जो सेना है उसको सुदृढ़ करने के लिए अपनी सेना में हिंदुओं को भी शामिल करना चालू कर दिया। ठीक, मुस्लिमों के प्रति इसने दमनकारी नीति का पालन किया। मुस्लिमों के प्रति क्या किया इसने, दमनकारी नीति का पालन किया। अच्छा अब देखेंगे 1515 ईस्वी में 1515 में इस अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है, भारत में मृत्यु हो जाती है और गोवा में इसकी मजार बना दी जाती है। ठीक, 1515 में 1515 ईस्वी में मृत्यु हो गई और गोवा में इसकी क्या कर दी जाएगी, गोवा में इस अल्बुकर्क की मजार बना दी जाएगी। तो कभी आपसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जनरल है जिसकी गोवा में मजार बनी है, तो क्या है, अल्बुकर्क है। ठीक है, अल्बुकर्क। ठीक है, मृत्यु के पश्चात गोवा में मजार। काफी अच्छे फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी में ना पूछे तो ठीक है, लेकिन यूपीपीएससी में पीएससी में जरूर इस तरह क्वेश्चन पूछता है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये पीएससी के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि 1515 में इसकी मृत्यु के बाद इसकी जो वो है मजार है वो कहां पर बनाई गई, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, गोवा मजार बनेगी। अच्छा अल्बुकर्क के बारे में एक चीज और पूछी जाती है, इसने एक नीति बनाई थी और उस नीति में इसने कहा था, जो पुर्तगाली जो इसके सैनिक थे, जो अन्य जो लोग भारत आए थे, उनसे इन्होंने कहा था कि जितना अधिक से अधिक हो सके जो भारतीय जो महिलाएं हैं इनसे विवाह करो। यानी कि अल्बुकर्क ने ही एक नीति बनाई भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति। यानी इसने अपने जो सैनिक हैं, जो अन्य जो पुर्तगाली भारत आए थे अल्बुकर्क के समय में या पहले भी आ चुके थे, जो उनसे अल्बुकर्क ने कहा, उन सभी से अपील किया कि जितना अधिक से अधिक हो सके जो भारतीय महिलाएं हैं इनसे विवाह करो। क्यों, क्योंकि इसका मानना था कि जितना अधिक से अधिक भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे उतना अधिक से अधिक बच्चियां पैदा करके और क्या करेंगे, जो पुर्तगालीज हैं, जो पुर्तगीज नस्ल के जो लोग हैं उनकी हम संख्या भारत में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका एक इसने एक नीति का अनुसरण किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने की। ठीक, कुछ इसने अच्छे कार्य भी किए, जैसे इसने जो अपना जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र पर इसने अधिकार कर रखा था, उस क्षेत्र में इसने सती प्रथा पर बड़े प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, चलिए इसमें जो है एक अल्बुकर्क का एक बढ़िया अच्छा कार्य था सामाजिक दृष्टि से। अगर हम देखें इसने क्या किया था, सती प्रथा का अंत कर दिया था।
इसने सती प्रथा पर मतलब प्रतिबंध लगाया था। जिन क्षेत्रों पर इसका अधिकार था उन क्षेत्रों पर इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। यह भी हमको ध्यान देना है, अल्बुकर्क का ही कार्य है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति एक हम देखेंगे। मृत्यु के पश्चात गोवा में मजार, ये भी एक फैक्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया सर्वप्रथम, तो अल्बुकर्क ने, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और गोवा पर किसने अधिकार स्थापित किया, ठीक। तो अल्बुकर्क के बारे में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 6-8 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। यूसुफ आदिल शाह से संघर्ष, गोवा पर अधिकार, कोचीन को हेडक्वार्टर बनाना, गोवा में उसकी मजार होना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना और भारतीय महिलाओं से विवाह की जो नीति है उसको प्रमोट करना। चलिए अब हम देखेंगे अल्बुकर्क के बाद। अल्बुकर्क के बाद जो है ये हमने देखी 3 नीतियां देखी। ये मतलब अब 1515 से आगे, 1509 से आगे का जो चरण है वो देखिए वो चलता रहेगा, वो बिल्कुल पुर्तगालीज के अंत तक को हम देखेंगे उसमें। अब तो देखिए पहले चरण में सिर्फ उन्होंने व्यापार करना चालू किया, दूसरे चरण में व्यापार में एकाधिकार करना प्रारंभ किया और तीसरा चरण है इनका साम्राज्य विस्तार का। तो साम्राज्य विस्तार के चरण को हम अभी और आगे भी देखते चलेंगे। अल्बुकर्क के बाद गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है नीनो डी कुन्हा को, ठीक। 1500 हम देखेंगे अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है। नीनो डी कुन्हा को 1529 से लेकर के और 1538 के जो समय है इसमें जो है भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है। और इसमें जो है आते ही सबसे पहले क्या किया, 1529 ईस्वी में इसने कोचीन से गोवा मुख्यालय का स्थानांतरण कर दिया, मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया, ठीक। यानी इसने अपने जो हेडक्वार्टर है उसका स्थानांतरण कोचीन से गोवा कर दिया। किसने, नीनो डी कुन्हा ने। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसने भारत के दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी तट पर व्यापारिक कोठियों की स्थापना की और इसने मद्रास में सेंट थॉमस, बंगाल में हुगली, इन स्थानों पर दमनदीव आदि स्थानों पर इसने क्या किया, व्यापारिक कोठियां स्थापित की, ठीक है। देखिए इसे नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, भारत का जो आपका दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र जैसे कि आपका कालीकट हो गया इन क्षेत्रों में और आपका मालाबार तट पे जो है इसने क्या किया, व्यापारिक कोठियां बनानी स्थापित की। मालाबार तट पे इसने बनाया, ठीक है, कोचीन में बनाया, फिर हम देखेंगे गोवा में इसने बनाया, साथ ही साथ इसने पूर्वी तट पर, ठीक, मद्रास वाले क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसने व्यापारिक कोठियां बनाई। अब क्या है, मद्रास में जो सेंट थॉमस है, ठीक है, सेंट थॉमस नाम से इसने मद्रास में क्या बनाई, व्यापारिक कोठी बनाई। तो हम देखेंगे इसने सेंट थॉमस जो है मद्रास में क्या बनाया, इसने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। साथ ही साथ बंगाल में हुगली में इसने व्यापारिक कोठी बनाई। हम देखेंगे दमन दीव पर इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया और दमन दीव में भी इसने व्यापारिक कोठी बनाई, दमन दीव, ठीक। तो देखते हैं हम लोग कि नीनो डी कुन्हा ने व्यापारिक कोठियां स्थापित करने में नीनो डी कुन्हा बहुत आगे रहा। पश्चिमी तट हो गया, पूर्वी तट हो गया, साथ साथ हम देखेंगे मद्रास में सेंट थॉमस, बंगाल के हुगली, दमन दीव आदि क्षेत्रों में इसने क्या किया, व्यापारिक कोठियां स्थापित किया और व्यापारिक कोठियां स्थापित करके इसने क्या किया, अपना जो व्यापार है उसको एक सुदृढ़ता प्रदान किया, ठीक है, अपने व्यापार को सुदृढ़ किया, ठीक है। अच्छा, नीनो डी कुन्हा के बारे में एक फैक्चुअल पॉइंट है कि नीनो डी कुन्हा ही ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जो कि मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, ठीक। नीनो डी कुन्हा के बारे में आपको अच्छा फैक्चुअल याद रखनी है कि नीनो डी कुन्हा मुगल शासक, अच्छा किसके दरबार में आया होगा, थोड़ा सा भाई दो ही ऑप्शन है, तो ये तो बाबर है तो हुमायूं। फिर जो नीनो डी कुन्हा है 1529 में भारत आया और भारत आने के बाद तुरंत ही 1529 के लास्ट में ही वो क्या हुआ, बाबर के दरबार में उपस्थित हुआ। तो मुगल शासक बाबर के दरबार में उपस्थित हुआ। तो नीनो डी कुन्हा गवर्नर जनरल था जो कि बाबर के दरबार में उपस्थित हुआ और बाबर ने अपने
बाबरनामा में, बाबर ने अपने बाबरनामा में इस बात का जिक्र भी किया है। ठीक है, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, उसमें इस बात का जिक्र भी किया है कि नीनो डी कुन्हा उसके दरबार में उपस्थित हुआ था, जो पुर्तगाली था, और नीनो डी कुन्हा ने बाबर से कुछ व्यापार करने के अधिकार भी प्राप्त किए थे। कुछ क्षेत्रों को इसने जो है बाबर से ले लिया था लीज पर, इन्हें कुछ जो है वार्षिक कुछ टैक्स देने के बाद उस पर शर्त पर नीनो डी कुन्हा ने कुछ क्षेत्र बाबर से प्राप्त भी किए थे। चलिए, नीनो डी कुन्हा के बारे में देखा, इसने व्यापारी कोठियां काफी ज्यादा स्थापित की, बाबर के दरबार में आया, 1529 से 1538 तक ये भारत में रहा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ चीजें देखेंगे। पुर्तगालियों के द्वारा एक नीति बनाई गई जिसका नाम था कार्टेज पॉलिसी। पुर्तगालियों ने एक बड़ी फेमस है कार्टेज पॉलिसी। एक इनकी नीति बड़ी प्रसिद्ध थी, इसका मतलब कार्टेज पॉलिसी। और इस कार्टेज पॉलिसी का मतलब क्या था, मतलब कि कार्टेज पॉलिसी का मतलब क्या था कि मतलब एक अधिकार पत्र देना, एक जो है जिसे क्या होता था कि अब चूंकि हिंद महासागर वाले क्षेत्र पे पुर्तगालियों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, तो अब अगर उस क्षेत्र से किसी का भी जहाज अगर होकर के गुजरेगा तो अब वो क्या करेंगे, पहले पुर्तगालियों से एक परमिशन लेंगे। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक परमिशन, मतलब परमिशन, देखिए अनुमति। तो कार्टेज पॉलिसी कौन लेके आया, ये भी आपसे पूछ सकता है कि कार्टेज पॉलिसी का निर्धारण किसने किया, किसने चालू की कार्टेज पॉलिसी। तो पुर्तगालियों ने, है क्या कार्टेज पॉलिसी, चूंकि हिंद महासागर वाले क्षेत्र पे और पश्चिमी तट वाले जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी तट पे पुर्तगालियों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो अब अगर उस क्षेत्र से किसी का भी जहाज होकर के जाना है तो पहले पुर्तगालियों से एक अनुमति पत्र प्राप्त करेगा, और वो अनुमति पत्र लेकर के जब वो व्यक्ति वहां से जाएगा तो ठीक है, सुरक्षित जा सकता है। लेकिन अगर किसी जहाज के पास ऐसा जो अनुमति पत्र है, जो कार्टेज पॉलिसी के द्वारा जो कार्टेज नहीं है, तो उस जहाज को पुर्तगालियों के द्वारा लूट लिया जाता था। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर किसी के पास ये अनुमति पत्र नहीं था तो जो पुर्तगाली थे वो क्या करते थे, उस जहाज को, चाहे किसी का भी जहाज हो, चाहे वो भारतीय व्यापारियों का जहाज हो, चाहे अरब व्यापारियों का जहाज हो, चाहे अन्य यूरोपीय व्यापारियों का जहाज हो, तो उनके जहाजों को पुर्तगालियों के द्वारा लूट लिया जाता था, जिनके पास क्या अनुमति पत्र नहीं होता था। ठीक है, चलिए, मतलब एक तरीके से परमिट अगर हम देखते हैं, एक तरीके से क्या है, परमिट है। और इस कार्टेज पॉलिसी का जो जनक है दोस्तों, वो माना जाता है क्रेस्टो को। क्रेस्टो 1538 से 1542 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, क्या नाम था, क्रेस्टो। ये 1538 से लेकर के 1542 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। और इस कार्टेज का, वैसे इसका नाम था कार्टेज अल्मीडो पॉलिसी। ठीक है, कार्टेज आर्मेडा पॉलिसी नाम था इसका एक्चुअल में। ठीक है, कार्टेज आर्मेडा पॉलिसी। तो इस कार्टेज आर्मेडा पॉलिसी का जनक, इस पॉलिसी का जनक किसे कहा जाता था, जनक कहा था क्रेस्टो को। ठीक, कार्टेज मींस क्या है, अनुमति। ठीक है, कार्टेज मींस क्या है, कार्टेज मींस परमिट, और आर्मेडा मींस क्या है, सैन्य टुकड़ी। ठीक, कार्टेज मींस क्या है, अनुमति या परमिट, यानी कि प्रत्येक व्यापारी को परमिट लेकर के हिंद महासागर में प्रवेश करना था। और आर्मेडा मींस क्या था, सैन्य टुकड़ी। तो इस कार्टेज आर्मेडा पॉलिसी का जनक किसको उसको कहा जाता है, क्रेस्टो कहा जाता है। क्रेस्टो ने भी अच्छा खासा व्यापारिक रूप से काफी सुदृढ़ किया पुर्तगालियों को। ठीक है, चलिए, लेकिन पुर्तगालियों का भी धीरे धीरे दमन होना आवश्यक था। भाई दमन होगा भी, एक तो जो ब्रिटिश का भारत में आगमन हुआ तो ब्रिटिशों के साथ इनका सीधे सीधे संघर्ष हो गया, एक तो वो तो कारण था ही। दूसरा कारण ये भी था कि जो पुर्तगाली थे धार्मिक रूप से असहिष्णु थे। ठीक है, पुर्तगालियों का एक धार्मिक कारण भी था, जिन्होंने भारतीयों को बिल्कुल से पुर्तगालियों से रुष्ट कर दिया, बिल्कुल नफरत करवा दिया। और ये क्या था, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली धार्मिक असहिष्णु थे। ठीक है, धार्मिक असहिष्णु थे पुर्तगाली। ये भारत में इनको आने का एक उद्देश्य ये भी था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी, और
ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ इन्होंने जो भारत के जो धर्म है, जो हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है, इनकी धार्मिक भावनाओं का भी किसी भी तरीके से लिहाज नहीं किया और एक तरीके से बिल्कुल धार्मिक कट्टरता की, असहिष्णुता की उन्होंने भावना यहाँ पर दिखाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि धार्मिक कट्टरता के बारे में देखेंगे कि जब गोवा पर इनका अधिकार हो गया था तो पुर्तगाली ही पहले ऐसे यूरोपियंस थे जिन्होंने भारतीय मंदिरों को नष्ट करना चालू किया। ठीक है, तो पुर्तगाली ने क्या किया था, गोवा में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। ठीक है, अब जब गोवा में उन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट करना चालू कर दिया, उनको नष्ट कर करके उनके स्थान पर चर्चों का निर्माण चालू कर दिया, तो जो भारतीय जनता है, भारतीय जो लोग हैं, वो भी इनसे एक तरीके से चिढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए प्रशासनिक नीति में अगर हम लोग देखेंगे इनके एक तरीके से इनकी प्रशासनिक नीति कैसी रही, तो हम देखेंगे धीरे धीरे इन्होंने साम्राज्य का विस्तार करना चालू किया। ठीक, गोवा पर अधिकार किया, उसके बाद हम देखते हैं कि मलक्का, हरमुज आदि क्षेत्रों पर अधिकार किया। ठीक है, चलिए आगे जो है कि अब हम देखेंगे कि पुर्तगालियों का जब भारत में पुर्तगालियों का आगमन हो तो इसके महत्व क्या रहे, यानी कि भारत के लिए क्या लाभ हुआ। ठीक, यहां पर हम देखते हैं आगमन का महत्व। जो पुर्तगाली हैं, इन्होंने भारत में आगमन किया तो इनके आगमन का क्या प्रभाव और क्या महत्व रहा, क्या लाभ हुआ भारतीयों को। देखिए, एक तो लाभ की अगर हम बात करेंगे तो आर्थिक लाभ हुआ भारतीयों को। आर्थिक लाभ कैसे हुआ, क्योंकि पुर्तगाली ही हैं जो भारत में तंबाकू, आलू, पपीता, अनानास, कपास, ठीक है ना, आदि फसलें लेकर के आए। ठीक, इससे क्या हुआ, देखिए जब ये इस तरह की फसलें लेकर के आए तो जो भारतीय जो कृषक हैं तो इनकी भी आय में वृद्धि होने लगी। ठीक है, इनमें वृद्धि होने लगी, यानी कि जो खाद्यान्न फसलें हैं ना, आदि जो खाद्यान्न फसलें हैं, ये खाद्यान्न फसलों के कारण भारतीय जो कृषक हैं उनके आय में वृद्धि हुई। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा इनका महत्व क्या रहा, दूसरा महत्व रहा शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार, शिक्षा का विस्तार। क्योंकि जब ये लोग भारत आए तो इन्होंने ईसाई मिशनरियों को भी भारत में आगमन की परमिशन दी, और ईसाई मिशनरी जब भारत आए तो उन्हीं ईसाई मिशनरियों ने ही भारत में शिक्षा का प्रसार करना चालू किया। ठीक, देखेंगे ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में शिक्षा का विकास। ठीक, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक काफी ज्यादा महत्व वाला चीज है कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो उसके बाद भारत में शिक्षा का विस्तार काफी बढ़िया हुआ। ठीक है, एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और देखेंगे भाई, पुर्तगाली ने चूंकि काफी सारे क्रिश्चियन शिक्षा संस्थानों की इन्होंने स्थापना की, जिससे शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ। तीसरा हम देखेंगे 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में, भारत के गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। ठीक, महत्व में एक हमने देख लिया खाद्यान्न फसलें, यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन आया था, तंबाकू कौन भारत में लेके आया, या फिर पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब स्थापित की गई, और जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है भारत में कहां पर स्थापित की गई। ठीक है, तो हम देखेंगे 1556 ईस्वी में ही भारत में पुर्तगालियों के द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। कब स्थापित की गई, 1556 ईस्वी में। तो ये भी पुर्तगालियों के आगमन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो रहा जो भारतीयों को लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे इनके पतन के कारण। जो पुर्तगाली हैं, अब पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण रहे, क्योंकि देखिए पुर्तगाली जो है अच्छा खासा साम्राज्य में विस्तार कर रहे थे, व्यापार में इनका एकाधिकार स्थापित हो ही रहा था, लेकिन अब हम देखेंगे क्योंकि इनका पतन कैसे हुआ, इनका पतन के कारण क्या रहे हैं, पुर्तगालियों के पतन का कारण। ठीक, तो हम पुर्तगालियों के पतन के दोस्तों कारण की बात करेंगे तो हम 4 कारणों की बात करेंगे। 4 कारण हम देखेंगे पुर्तगालियों के पतन का। राजनीतिक कारण,
ठीक है, सामरिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। वही 4 कारण रहे जिन्होंने पुर्तगालियों का पतन कर दिया। भारत से पुर्तगालियों को हटना पड़ गया 4 कारणों की वजह से। ठीक है, देखिए राजनीतिक कारण हम देखेंगे कि 1580 ईस्वी में क्या हुआ, स्पेन ने पुर्तगाल को पराजित कर दिया था। यूरोप में क्या हुआ, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में युद्ध छिड़ गया। और 1580 ईस्वी में, देखिए इसकी बात करते हैं हम लोग, 1580 ईस्वी में स्पेन ने पुर्तगाल को पराजित कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे यूरोप में पुर्तगाल की जो स्थिति है वो डामाडोल की, बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही कमजोर स्थिति हो गई पुर्तगाल की। ठीक है, इसकी वजह से पुर्तगाल को क्या करना पड़ा, भारत में जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण ढीला हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इनकी स्थिति यूरोप में ही खराब हो गई थी, इसलिए भारत में इनकी स्थिति खराब होना तो स्वाभाविक सी बात है। फिर हम देखेंगे कि इन लोगों ने ब्राजील की खोज कर ली थी, और जब से इन्होंने ब्राजील की खोज कर ली तो ब्राजील की खोज करने के बाद अब इनका ज्यादा फोकस ब्राजील में हो गया। ठीक, तो हम देखेंगे ब्राजील की खोज। ठीक, इसी समय की बात है कि ब्राजील की खोज कर ली गई, और जब ब्राजील की खोज हो गई तो हम देखते हैं कि ब्राजील में इनका ध्यान ज्यादा चला गया, और इस वजह से भारत में की जो भारत के ऊपर इनका जो नेतृत्व है, भारत के ऊपर इनका जो प्रभुत्व है वो ढीला पड़ने लग गया। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सामरिक कारण में हम देखेंगे सामरिक कारणों में हम देखेंगे कि जो पुर्तगालीज हैं, इन पुर्तगालियों की जो सैनिक जो शक्ति है, पुर्तगालियों की जो सैनिक शक्ति है, पुर्तगालियों की सैनिक शक्ति डच व अंग्रेजों के मुकाबले कमजोर थी। ठीक भाई, पुर्तगालियों ने क्या किया, व्यापार किया, अच्छा खासा धन कमाया, लेकिन उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने केवल धन कमाया, उसके लाभ को पुर्तगाल भेजा। पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल के जो शहर है वो बढ़िया अच्छे खासे अमीर होते गए। ठीक है, पुर्तगाल को विकास होता गया, लेकिन भारत में इन्होंने अपनी जो सैनिक शक्ति है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी सैनिक शक्ति को नहीं बढ़ाने का प्रयास किया। इसी वजह से क्या हुआ कि डच भारत आए, ब्रिटिश भारत आए, तो इनकी सैनिक शक्ति अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत थी, और सैनिक शक्ति मजबूत होने की वजह से जो पुर्तगाली थे वो इनसे युद्ध में इनका मुकाबला नहीं कर पाए। और क्या हुआ कि हम देखेंगे कि अंग्रेजों पहले तो डचों के द्वारा देखो पराजित हुए, फिर अंग्रेजों के द्वारा पराजित हुए, और इस तरीके से सामरिक जो कारण है ये भी इनके पतन का एक मुख्य कारण था। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सैनिक शक्ति में कमजोर थे डचों से और अंग्रेजों से, इस वजह से भी इनको हटना पड़ा। सामाजिक कारण में हम लोग देखेंगे कि जो पुर्तगालीज हैं ये भारतीयों का जो सामाजिक जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है उसमें लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। भाई देखिए आर्थिक सामाजिक में हम लोग देखेंगे कि जो पुर्तगालीज हैं ये भारतीयों के जो सोशल स्ट्रक्चर है इसमें बहुत हस्तक्षेप कर रहे थे। जैसे कि उस समय सती प्रथा को लोग बहुत मानते थे, सती प्रथा चल रहा था, भले ही कुरीति थी, लेकिन फिर भी पुर्तगालियों ने क्या किया, इस पर हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। ठीक है, अल्बुकर्क ने इस पर क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो एक तरीके से भारतीय इनसे नाराज हो गए क्योंकि इनके जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर हस्तक्षेप कर रहे थे। भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाज पर हस्तक्षेप, भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाज पर हस्तक्षेप करना यह भी इनके एक पतन का कारण रहा। फिर हम देखेंगे कि धार्मिक कारण, मुख्य एक धार्मिक कारण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ये धार्मिक असहिष्णुता का पालन किया, धार्मिक असहिष्णुता का पालन किया। ठीक है, और धार्मिक असहिष्णुता का पालन किया, तो इस वजह से भी भारतीय जनता इससे नाराज हो गई थी, भारतीय नागरिक नाराज हो गए थे, और ये भी इनके पतन का एक बहुत ही मुख्य कारण रहा। हमने देखा गोवा में इन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट करना चालू कर दिया था। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि पुर्तगालियों के पतन का कारण। फिर अंतिम एक और कारण देख लेंगे कि भाई
वही जो सामरिक महत्व का कारण है, सबसे महत्वपूर्ण तो वही रहा, क्योंकि सामरिक दृष्टि से कमजोर थे, यानी डचों और अंग्रेजों दोनों ने इन्हें पराजित कर दिया और आखिरकार अंग्रेजों ने इनको अंतिम रूप से पराजित करके और भारत से इनको भागना पड़ गया, भारत से इनको जाना पड़ गया। केवल कुछ ही क्षेत्र थे भारत में जिन पर इनका अधिकार रह गए थे, गोवा वगैरह कुछ क्षेत्र थे जिनको बाद में फिर आजादी के बाद हम लोगों ने मिशन चला करके और फिर उन क्षेत्रों को हमने अपने कब्जे में किया। ठीक, अब हम देख लेंगे डच। पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे आते हैं दोस्तों, तो दूसरे आए डच आए। ठीक, सर्वप्रथम देखेंगे हम कि 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डे हेस्तिमान नामक युवक भारत आया। 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डे हेस्तिमान 1596 ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति था जो भारत आता है जिसका नाम था कार्नेलिस डे हेस्तिमान, जो कि देखिए पहले तो इटली व्यापार कर रही थी, इटली भी समृद्धशाली हो गया। ठीक है, फिर पुर्तगालियों ने व्यापार करना चालू किया तो पुर्तगाली भी समृद्धशाली हो गए, अच्छा खासा मुनाफा कमाए। तो अब सबकी नजरें भारत की ओर आकर्षित हो गई कि आखिरकार ऐसा क्या है कि भारत से जो भी व्यापार कर रहा है वो समृद्धशाली होता चला जा रहा है, वो अमीर होता चला जा रहा है। इसी वजह से अन्य जो यूरोपीय देश हैं, डच है, फ्रांसीसी हैं, ब्रिटिश हैं, इनका भी ध्यान भारत की ओर आकर्षित हुआ या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने पर आकर्षित हुआ। तो अब इस क्रम में डच आते हैं दूसरे नंबर पे। 1596 ईस्वी में क्या हुआ, कार्नेलिस डे हेस्तिमान नामक एक व्यक्ति भारत आता है और 1597 ईस्वी में वो भारतीय वस्तुओं को खरीद करके और हॉलैंड में ले जाकर बेचता है। ठीक, 1597 ईस्वी में हॉलैंड वापस पहुंचकर भारतीय वस्तुओं को बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। देखिए, जब ये भारतीय वस्तुओं को ले जाकर बेचता है हॉलैंड में और अन्य जो आसपास के जो देश थे, तो देखता है कि भारतीय वस्तुओं की तो बहुत ज्यादा डिमांड है, यहाँ पर लोग जो है मुंह मांगी कीमत पर खरीद रहे हैं। इसने 100 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया इसने। अब जब इसने इतना अधिक मुनाफा कमाया भारतीय वस्तुओं को बेच करके, तो अब जो डच की जो गवर्नमेंट है इसका भी ध्यान, डच जो सरकार है उसका भी ध्यान आकर्षित हो गया। ठीक है, कि इतना अधिक जब लाभ हो रहा है तो इतना अधिक लाभ जब दिखाई दिया तो डच की जो सरकार, जो हॉलैंड की सरकार है, उसका भी ध्यान आकर्षित हुआ। और इस तरीके से इसने क्या किया, कार्नेलिस डे हेस्तिमान ने क्या किया, 1602 ईस्वी में अनेक छोटे छोटे व्यापारियों को इकट्ठा करके, ठीक है, और इसने क्या किया, एक अनेक छोटे छोटे व्यापारियों को इकट्ठा करके इसने कंपनी बनाई और 1602 ईस्वी में डच की जो संसद है, इस डच की संसद से अनुमति प्राप्त कर ली। 1602 ईस्वी में इसने क्या किया कि अनेक छोटे छोटे व्यापारियों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाई, कंपनी बनाई, जिसका नाम क्या था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो गया और संसद के द्वारा 1602 ईस्वी में इनके द्वारा क्या कर लिया गया, इनके द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली गई। ठीक, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। चलिए, अब जब संसद ने इनको अनुमति दे दी भारत में व्यापार करने की, तब संसद इनको 21 वर्षों के लिए एकाधिकार दे देती है। तो डच की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो क्या करेगी, इस कंपनी को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्षों के लिए अनुमति दे देगी। ठीक, चलिए, ठीक, साथ ही साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार की तो अनुमति मिली गई। साथ ही साथ जो डच संसद है, हॉलैंड की जो संसद है, उसने इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के साथ ही साथ युद्ध करने व संधियां करने व संधि करने का भी अधिकार दे दिया। मतलब एक तरीके से उनको फ्री हैंड कर दिया इनको कि आप जाइए, आप व्यापार करिए और मुनाफा कमाने के लिए, मतलब मेन मोटिव क्या है, मुनाफा कमाना, और मुनाफा कमाने के लिए आप भारतीय राज्यों से आप युद्ध करिए या फिर वहां पे जो अन्य जो यूरोपीय हैं उनके साथ आप युद्ध करिए, आप संधि करिए, कुछ भी करिए, लेकिन हॉलैंड को मुनाफा होना चाहिए व्यापार से। मतलब आप धन कमाइए, धन कमा के आप यहाँ पर भेजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो
डच है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की। उसके बाद पुलिकट हो गया, हुगली, चिंसुरा, बालासोर, पटना, सूरत, इन जगहों पर भी अपनी कोठी स्थापित की। तो हम देखेंगे सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी स्थापित की। सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की। उसके बाद हम देखेंगे चिंसुरा हो गया, बालासोर, ठीक है ना, हुगली, पटना, ठीक है, चिंसुरा, बालासोर, हुगली, पटना, सूरत, इन क्षेत्रों में भी इन्होंने क्या किया, व्यापारी कोठियां अपनी स्थापित की। ठीक है, ये भी एक तरीके से बिल्कुल से व्यापारिक रूप से यहाँ पर सुदृढ़ होने लग गया। ठीक है, व्यापारिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए उन्होंने अपने वेयर हाउसेस इन जगहों पे, यानी सबसे पहले आपको केवल सबसे पहला याद रखना है कि सबसे पहले जब डच भारत आए तो उन्होंने कहां पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, तो 1605 ईस्वी में सबसे पहले मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, इन्होंने अपनी जो व्यापारिक जो नीति है, इनकी व्यापारिक नीति बड़ी सीधी थी। इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ हमें लाभ कमाना है, इन्होंने सिर्फ लाभ कमाने के लिए इन्होंने कार्य करना चालू किया। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति का भी गठन किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, व्यापारियों के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, लाभ कमाने के लिए कार्य किया। जो भी इसको लाभ प्राप्त हुआ या फिर जो भी इसने ऋण इकट्ठा किया, ठीक है, भारतीय शासकों से ऋण लिया या फिर अपनी सरकार से ऋण लिया, उस सारे के सारे ऋण को एक तरीके से कैपिटल के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, अपनी एक तरीके से प्रिंसिपल जो मनी उसके रूप में उपयोग किया। उसी लाभ से और ऋण के पैसे से इसने उन पैसों को व्यापार में छोड़ दिया। ठीक है, और फिर उससे ज्यादा लाभ कमाया। तो इस तरीके से हम देखेंगे बहुत ही जल्द जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बहुत ही जल्द काफी अधिक मुनाफे में चली गई। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही अल्पकाल, बहुत ही छोटे काल में इसने क्या किया, इसने मुनाफा किया। ठीक है, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार में बड़ी तीव्र वृद्धि हुई, व्यापार में बहुत तीव्र वृद्धि कर ली, बहुत ही कम समय में, व्यापार में इसने बहुत ही तीव्र वृद्धि कर ली। चलिए अब थोड़ा सा उद्देश्य की बात करते हैं कि डचों का मेन उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका मेन उद्देश्य था भारत और इंडोनेशिया के साथ मसाले का व्यापार करना। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य था इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार, और भारत से कपड़े का व्यापार। उस समय भारतीय जो बुनकर थे वो काफी अच्छे कपड़े बना रहे थे, तो इंडोनेशिया के साथ मसाले का व्यापार और भारतीय जो व्यापारी हैं उनसे, भारत से कपड़ों का व्यापार करना। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त जो डच हैं वो मसाले, कच्चा रेशम हो गया, अफीम हो गया, सोरा का भी व्यापार करते थे। ठीक, इसके साथ ही साथ हम देखेंगे जो डच हैं ये सोरा हो गया, रेशम हो गया, ठीक है, सोरा हो गया, रेशम हो गया, अफीम हो गया, इन सब का भी व्यापार कर रहे थे डच। क्लियर है? अब देखिए इनके सामने मुख्य चुनौती क्या थी? इनके सामने मुख्य चुनौती थी पुर्तगालियों की। भाई डचों जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इससे पहले पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, तो इनके सामने जो मुख्य चुनौती पेश कर रहे थे वो पेश कर रहे थे पुर्तगालीज। तो इन्होंने पुर्तगालीज के विरुद्ध दो तरह की नीतियां अपनाई। एक तो पुर्तगालीज के विरुद्ध इन्होंने आक्रामक नीति अपनाई, और दूसरी तरफ इन्होंने जो भारतीय शासक हैं उनसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने की नीति अपनाई। ठीक है, कि भारतीय शासकों से हम विशेषाधिकार प्राप्त कर लें, उन क्षेत्रों पर हम व्यापार करने लग जाएं, तो पुर्तगालीज उन क्षेत्रों का व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, दो तरह की नीतियां अपनाई। एक तो आक्रामक नीति,
और दूसरी विशेषाधिकार। ठीक, पुर्तगालियों के विरुद्ध इन्होंने दो तरह की नीति अपनाई, एक तो आक्रामक नीति और दूसरा विशेषाधिकार प्राप्त करने की नीति। ठीक है, आक्रामक नीति में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर पुर्तगालियों का अधिकार था, जैसे कि अम्बोयाना का एक क्षेत्र था इंडोनेशिया में, उस पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया क्योंकि वो मसाले के लिए बड़ा फेमस था वो वाला क्षेत्र, तो वहां पर भी अधिकार कर लिया। 1659 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया। भाई श्रीलंका क्या था, श्रीलंका पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो 1659 ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1659 ईस्वी में पुर्तगालियों का अधिकार का जो श्रीलंका था उस श्रीलंका पर भी अधिकार कर लेती है। यानी कि श्रीलंका में किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों से डचों के अधिकार में चला जाता है। ठीक, श्रीलंका यानी कि एक तरीके से व्यापारिक नीति अपनाई। विशेषाधिकार प्राप्त करने की नीति में हम देखेंगे कि 1664 ईस्वी में देखिए आक्रामक नीति में हम लोग देखेंगे कि 1659 ईस्वी में श्रीलंका पर अधिकार, और हम देखेंगे कि 1664 ईस्वी में जो डच हैं ये औरंगजेब के दरबार में गए, और क्या किया इन्होंने, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं उन पर व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। इनसे कहा कि हम जो भी कलेक्शन करेंगे, वहां पे जो भी व्यापार करेंगे और उस व्यापार से जो भी मुनाफा होगा उस मुनाफा का 3.5% हम आपके कोष में जमा करेंगे। और इस तरीके से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों पर डचों ने व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ चीजें थी जैसे कि इनको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। बंगाल उस समय का बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था, इस वजह से डच जो है पुर्तगालियों के कंपैरिजन में ज्यादा तीव्र गति से इन्होंने व्यापार में वृद्धि कर ली। ज्यादा तीव्र गति से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना लाभ कमाया। अच्छा, औरंगजेब के दरबार में जाकर के विशेषाधिकार प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन थी, डच। ठीक, बाबर से पहली कंपनी कौन जाके मिली थी, पुर्तगाली। औरंगजेब के पास जाने वाली पहली कंपनी कौन है, डच। चलिए अब देखेंगे हम लोग डचों के पतन के कारण, हम लोग देखेंगे डचों के पतन का कारण। डचों के जब हम पतन के कारण देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारण। डचों के पतन के कारण हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, राजनीतिक कारण। इस राजनीतिक कारण देखेंगे कि 17वीं शताब्दी में 1600 समथिंग, वही 1600 जो 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध वाली जो समय था उसमें यूरोप में अंग्रेज और डचों के बीच 3 युद्ध हुए और उन तीनों युद्धों में डचों की हार हो गई। ठीक है ना, यूरोप में क्या हुआ, 3 युद्ध हुआ, उन तीनों युद्धों में ही डचों की हार हो गई, जिससे जो डचों की स्थिति है वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। वही देखते हैं 1623 ईस्वी में ब्रिटिश और डचों के बीच अम्बोयाना में संघर्ष हुआ। 1623 ईस्वी में अम्बोयाना के क्षेत्र में ब्रिटिश व डचों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। ठीक है, और इसमें भी जो ब्रिटिश है इन्होंने डचों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। ठीक, और जिससे क्या हो गया, देखिए एक तो क्या हुआ, एक तो पहले 17वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, 17वीं शताब्दी में यूरोप में संघर्ष हो रहा है। यूरोप में इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच संघर्ष हो रहा है, जिसमें क्या हो गया, 3 संघर्ष हुए, तीनों में इंग्लैंड जीत गया, हॉलैंड हार गए, जिससे हॉलैंड की स्थिति कमजोर हो गई। फिर हम देखते हैं 1623 ईस्वी में अम्बोयाना का जो क्षेत्र है उस पर ब्रिटिश व डचों के बीच खूनी संघर्ष होता है और उस संघर्ष में डच विजित हो जाते हैं। उसमें डच क्या हो जाएंगे, डच जीत जाएंगे और अब डचों का जो पूरा ध्यान है वो इस अम्बोयाना वाले क्षेत्र में ही, जो इंडोनेशिया का उधर का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशियाई वाला जो क्षेत्र है, इस
दक्षिण पूर्वी एशियाई वाले क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में ही डचों का ध्यान केंद्रित हो जाएगा। सीधी से सदन समझिए कि जब हमने चालू किया था डचों को, तो मैंने बताया था कि डचों का जो मुख्य जो उद्देश्य था वो था दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं, जो इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, वहां से मसालों को व्यापार करना और भारत से कपड़ों का मुख्य रूप से व्यापार करना। ठीक, भारत से मुख्य रूप से कपड़ों का व्यापार करना। तो अब जो है जब ये अम्बोयाना वाला क्षेत्र, जो अम्बोयाना का जो युद्ध होता है ब्रिटिश और डचों के बीच, तो अब डच क्या हो जाएंगे, डच जीत जाएंगे, ब्रिटिश को वहां से खदेड़ दिया जाएगा। तो अब डचों का जो पूरा का पूरा ध्यान है वो इंडोनेशिया के साथ व्यापार में केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि मसालों का व्यापार ही उनका करना मेन उद्देश्य था। तो अब वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से इंडोनेशिया के साथ मसाले का व्यापार करने लगेंगे और वहीं से मसाले ले जाकर के अपना हॉलैंड में जाके बेचने लग जाएंगे, अपना यूरोप में ले जाकर बेचने लग जाएंगे। तो जब डचों का पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित हो गया, इंडोनेशिया में, तो भारत में इनकी जो पकड़ है वो ढीली हो गई। भारत में इन्होंने अपना कम ध्यान देना चालू कर दिया। ठीक है, और इससे क्या हो गया, इससे धीरे धीरे भारत में इनकी जो स्थिति है वो कमजोर हो गई। ठीक, अब चूंकि इस वाले क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चालू कर दिया, इससे भारत में इनकी स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। ठीक, और अंततः क्या हो रहा है, अंततः 1759 ईस्वी में, अंततः 1759 ईस्वी में एक बेदारा का युद्ध होता है। 1759 ईस्वी में बेदारा के युद्ध में इससे बीच होता है अंग्रेज व डचों के बीच, अंग्रेज एवं डचों के बीच एक बेदारा का युद्ध होता है 1559 ईस्वी में। और इस बेदारा के युद्ध में जो डच है पराजित हो जाते हैं। ठीक है, डच पराजित हो जाते हैं और जो ब्रिटिश हैं इनका जो है, इन्होंने एक तरीके से डचों को हटा करके उनके क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो हम देखिए धीरे धीरे देख रहे हैं कि पहले तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1662 ईस्वी के आसपास पुर्तगालियों को हराया, पुर्तगालियों का प्रभाव को धीरे धीरे कम किया। अब हम देखते हैं कि 1559 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, डचों को हरा करके और डचों के भी प्रभाव को कम कर दिया। ठीक है, तो पुर्तगाली हट गए, डच हट गए। अब आगे हम देखेंगे कि 1560 ईस्वी में ही 1760 ईस्वी में ही वांडीवास का युद्ध होता है। और वांडीवास का युद्ध किसके बीच होगा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होगा। और इससे जो है अंग्रेज फ्रांसीसियों को भी भारत से बाहर खदेड़ देंगे और पूरी तरीके से 1760 ईस्वी के बाद से अंग्रेज पूरी तरीके से भारत में क्या करेंगे, एक तरीके से भारत में शासन स्थापित कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके जो प्रतिद्वंदी हैं यूरोपियंस, ये समाप्त हो गए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करेंगे, जो भारतीय जो लोकल जो साम्राज्य है, ठीक है, जो है यहाँ के जो लोकल जो छोटे छोटे जो राज्य हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और फिर हम देखेंगे बंगाल का अभियान होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध होगा, आंग्ल मराठा युद्ध होगा। इन सारे युद्धों की हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में अपना पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों जो बात हो गई। आज हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से पुर्तगालीज भारत आए, डच भारत आए और पुर्तगालीज भी को भारत से जाना पड़ गया, ब्रिटिशों ने उनको भी भगा दिया और डचों को भी भगा दिया। कल की जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिशों का आगमन और डेनिस का आगमन। खैर डेनिस का तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, वो बिना युद्ध के ही वापस चले गए खुद ही, लेकिन और फ्रांसीसियों का आगमन, तो ये दोनों हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशों का आगमन क्योंकि ये तो बाद तक हमें इनका प्रभाव दिखा, और फ्रांसीसियों का जो आगमन होगा तो उस समय कर्नाटक के 3 युद्ध हो गए। वो तीनों युद्ध, कर्नाटक के जो 3 युद्ध होंगे उसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो अंग्रेज और जो फ्रांसीसी हैं ये भी शामिल थे उस कर्नाटक युद्ध में। तो हम देखेंगे कैसे कर्नाटक युद्ध की क्या पृष्ठभूमि रही और कैसे वो कर्नाटक युद्ध रहा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे ब्रिटिशों का भारत में आगमन से। ठीक है, थैंक यू क्लास।